कोऑपरेटिव सेक्टर ऑफ महाराष्ट्र। ऐसा हम लोग का अंदर से एक फील आया कि ये जन्म दिया इसके लिए। वो किधर से आया? प्रभु सर का पूरा स्पीच, उसका मोटिवेशन, उसने जैसा तरीका से हम लोग प्लेटफॉर्म दिया to share our knowledge, and I really thank on behalf of Ragas and personally also the person who I am grown for the cooperative sector. Thank you very much, MNS Media, Mahaseva, and everybody who are with me and all the participants. You are making this program a successful one. Even if two people are getting exactly what the knowledge we are sharing, or they are going to the YouTube later on and doing, and we are successful in that. Thank you very much. थैंक यू उमा जी और सुजिंदर जी, आपने बड़ी बेहतरीन लाइन कही है। और हम आगे बढ़ेंगे। आज का महत्वपूर्ण विषय बाय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के प्लेट ट्रांसफर बाय वे ऑफ सेल, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। ये महत्वपूर्ण विषय, इसको आगे लेके जाएंगे उमा वर्धन जी और जी सुरेंद्र जी, दोनों रागास कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के शानदार जोड़ी। तो इन दो जोड़ी का मैं आप तमाम पार्टिसिपेट की तरफ से वार्म वेलकम करता हूँ, एक दिल से स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत लाइन के साथ में कि तारीफों के मोहताज नहीं होते अच्छे लोग, तारीफों के मोहताज नहीं होते अच्छे लोग, क्योंकि फूलों पर इत्र नहीं लगाया जाता, क्योंकि फूलों पर इत्र नहीं लगाया जाता, और तारीफों के मोहताज नहीं होते अच्छे लोग। इस तरह की खूबसूरत लाइन के साथ में मैं स्वागत करता हूं उमा जी का और जी सुरेंद्र जी का। जी सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। आज आगे का प्लेटफॉर्म, आपका मंच आपके आगे हवाले। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके मित्रों, मतलब हम शुरुआत की एग्जैक्टली व्हेन दिस इज द फोर्थ एपिसोड दैट वी आर हैविंग, कि पहला हमने शुरू किया है एडमिशन। जब मेंबर एडमिट होता है तो उसके लिए क्या करना होता है सोसाइटी, खास तौर पर आप देखा जाए तो मतलब सोसाइटी के लिए क्या करना है। तो मतलब हमने रजिस्टर करवाया तो मेंबर आ रहा है, उसका डॉक्यूमेंट्स क्या करना है, तो मेंबर आ चुका है तो उसका ट्रांसफर जैसे होता है। ट्रांसफर्स मतलब एक मेंबर ऑलरेडी है, उसका हाथ में से जो प्रॉपर्टी फ्लैट है कैसे वो ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि वो ये लगातार चलते रहते हैं, मतलब खरीदना, परचेज एंड देन सेल, ये तो होते रहता है। अभी तक हमने देखा है एक गिफ्ट डीड हमने देखा है, मतलब गिफ्ट डीड के जरिए एक ट्रांसफर भी हो सकता है। तो तब क्या करना हमने देखा है। तो व्हेन अ मेंबर डाइज, अगर डेथ होता है तो उसके लिए तब उसके अनुसार क्या करना है वो देखा है। आज हम देखेंगे समथिंग लाइक ए सेल, मतलब एग्जिस्टिंग मेंबर कैन आल्सो चूज टू सेल, मतलब वो एक चूज कर सकता है सेल करने के लिए, मतलब 10 रुपए में उन्होंने खरीदा, 12 रुपए में बेच सकता है, समथिंग लाइक दैट। तो अगर जब ये होता है तो उसको हम बोलते हैं बाय सेल। नाउ जब ये सेल होता है तो व्हाट आर द डिफरेंट सिनेरियोस, क्या हो सकता है और क्या डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज खासकर मतलब ये मुद्दा जो मतलब जिस ये प्लेटफॉर्म जो है सोसाइटी के लिए क्या करना है, मैनेजिंग कमिटी को क्या करना है, कैसे संभालना है, कैसे आगे जाके लेके जाना है। मित्रों, मतलब ये बोलना चाहता हूँ मैंने, ये एपिसोड जो है, छोटे छोटे एपिसोड्स हमने बनाए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत डिटेल में हम जाते हैं, ताकि हमने मतलब अभी तक हमने एक 50 बनाया है, ओके, हमारा हाथ में है, एंड ये लगातार ऐसे चलते रहेगा। नाउ वी विल जस्ट रियली लुक इनटू ए सेल। जो उससे पहले जस्ट लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस व्हाट रागा सोसाइटी सर्विसेज इज ऑल अबाउट। ये रागा सोसाइटी सर्विसेज, it's a company, private limited company, and where myself and then Uma ma'am, we both of us are the directors on board, and we are literally experts in CHS. We don't, मतलब ये बाकी क्षेत्रों में हम लोग नहीं है, खाली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अकाउंटिंग का देखते हैं, ऑडिटिंग का देखते हैं, लीगल रिटर्नशिप एंड लीगल एडवाइजिंग, all that it is a part of legal retainership and education. Now what we are doing is a part of education, right? So this is what we are into, and अभी आगे चलते हैं। यस मैम, या ये तो मैं बता रहा था। सो बाय डेथ हमने देखा है, देन बाय गिफ्ट भी देखा है, आज का विषय है बाय सेल। सो खासकर मतलब ये बायलॉ नंबर्स 38, 39, 40 एंड अमेंडमेंट 154B12, ओके, खासकर यही है। बट अमेंडमेंट 154B काले अभी अमेंडमेंट एक्ट के तौर पे है हमारे पास बायलॉ है नहीं है, रूल्स भी नहीं है, ये अभी आने का है। तब तक के लिए
हम खास तौर पर मतलब ये 38, 39, 40 बायलास हम उसी से हम लोग करते हैं. Okay, so now let's look at I will just take you through the scenarios. So after that, yes, Uma ma'am को invite करेंगे, then she is one of the authority on this subject and then she will take us through. एक है ये मतलब आप देखा जाए तो सिनेरियोस क्या हो सकता है, कैसे सेल हो सकता है. तो बिल्डर कैन सेल, मतलब बिल्डर जब सेल करता है तो एक मेंबर खरीदता है. एंड इसमें खास कर बिकॉज हमारा आज का विषय है CHS के कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स करना है. मतलब सोसाइटी फॉर्म हुआ है, समझ लीजिए मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स आर ऑलरेडी टेकन इन, तब जाके सोसाइटी बन सकता है, बन गया है. अभी बाकी इन्वेंट्री उसके पास जो है बिल्डर वो लगातार बेच रहा है. तो सोसाइटी ऑलरेडी जो फॉर्म हुआ है उसके लिए कैसे वो डील करना है. एंड ये तो हो गया, समझ लीजिए ये तो एक सिनेरियो है. दूसरा सिनेरियो है रीसेल बाय एन एग्जिस्टिंग मेंबर. ये तो हमने बोला है कि मतलब जैसे मतलब आगे बढ़ते बढ़ते जो मेंबर जो है वो सेल कर सकता है, रीसेल कर सकता है. अनदर सिनेरियो कुड बी लाइक डॉक्यूमेंट का, आई मीन डॉक्यूमेंट रियली आप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के तौर पे आप देखे जाए तो क्या डॉक्यूमेंट्स है. ये फर्क पड़ता है अगर बायर और सेलर इज अदर देन एन इंडिविजुअल. मतलब इंडिविजुअल मतलब मैं एक इंडिविजुअल हूँ, जैसे कि बॉडी कॉर्पोरेट जो बोलते हैं, मतलब ये फॉर्म हो सकता है, कंपनी हो सकता है, ट्रस्ट. ये सब बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एक एक्ट के अंदर उन्होंने रजिस्टर किया गया है, other than cooperative, other than an individual. That's if the buyer or a seller happens to be okay, the member happens to be other than an individual, then what scenario क्या हो सकता है. तो आगे बढ़ते हैं. Yes ma'am. Yes. As we said, like the general process is like bylaw 38, 39, 40 and एक चेकलिस्ट के जरिए, मतलब चेकलिस्ट वी विल जस्ट अनफोल्ड, मतलब ये ऐसे जस्ट एक अनफोल्ड करते हैं चेकलिस्ट जैसा. सोसाइटी के लिए ये 38, 39, 40 बायलास के मुताबिक क्या चेकलिस्ट बनाना चाहिए, कैसे है. डिस्पोजल ऑफ ट्रांसफर एप्लीकेशन बाय मैनेजिंग कमिटी. ये एक मैनेजिंग कमिटी का बहुत महत्वपूर्ण एक पोजीशन है. ये पूरा सेल ट्रांजैक्शन को देखने के लिए. That when we say managing committee, all the elected members of the society, which includes chairman, secretary, and treasurer, and rest of all managing committee members, then जाके admission of a member हो सकता है, right? That is when a sale happens, the new person also comes in. उसका admission कैसे हो सकता है? ये तो मतलब रास्ता जो है, this is through a sale. थैंक यू सर. सी इसमें हम लोग ना इसको प्रोसेस को एकदम तीनों बकेट में डाला है. फर्स्ट थिंग, सोसाइटी मैनेजमेंट कमेटी के साथ क्या चेकलिस्ट होना चाहिए. फिर application disposal, that is processing of the application is very important for the managing committee. So out of which the very important application is the transfer application. Okay, then the third is how is the member admitted in the society. That is very very important. Okay, in the checklist पहला जो आता है क्या, and सुधींद्रा जी हमेशा बोलते रहते हैं, out of all the cooperative laws in India, Maharashtra State Cooperative Act has been defined very minutely. अगर आप चेकलिस्ट देखा जाएगा तो इसमें एक भी छोड़ा नहीं कि that there is a flaw. Each and every time they have studied and they have transformed the full process. And our invitation is each and every managing committee and the member together follow all the checklists and have a harmony in the society. Now, the first one is form of notice of intention of a member to transfer his share and interest in the capital or property of the society. पहला इंटेंशन होना चाहिए किसको, ट्रांसफरर को. उसके लिए क्या होना चाहिए, अगर बिल्डर से डायरेक्टली खरीद देता है दिस इज नॉट एप्लीकेबल. अगर रीसेल है वी हैव टू गो इन फॉर फॉर्म 20/1 and if it is other than individual, that is the body corporate, they also should submit the form 20/1. Whatever form we are going to talk about, ये सब चीज बाइला बुक का अंदर एग्जैक्टली लास्ट पेजेस में
अनक्षर करके दिया हुआ है। एंड फॉर्मेट आप महासेवा वेबसाइट में जाके डाउनलोड कर सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल अस आल्सो। सो इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला इंटेंशन का फॉर्म ऑफ नोटिस ट्रांसफरर ने देना चाहिए। और एक सेकंड मैम, आपने बोला है कि मतलब इंटेंशन कौन व्यक्त करेगा? ये सेलर जो है करेगा ना, मतलब आई वांट टू सेल माय प्रॉपर्टी ऐसे करके लिख के देने का है ना? एग्जैक्टली ये फॉर्म में है 21 एंड 21, मतलब दोनों दोनों मतलब इसमें डिफरेंशिएट नहीं किया है लॉ ने। जो भी इंडिविजुअल है द सेम फॉर्म, अगर बॉडी कॉर्पोरेट है उन लोग को भी सेम फॉर्म देना चाहिए। तो आप बोल रहे बॉडी कॉर्पोरेट मतलब मेंबर ऑलरेडी खरीद चुका है, मतलब एक पार्टनरशिप फॉर्म हो या कंपनी हो या ऑलरेडी मेंबर है सोसाइटी का, अगर वो बेचना चाहता है उसको भी मतलब ये फॉर्म 20-1 जो है वो ही फिलअप करके देना है। ये उनका इंटेंशन जो सेल करने का जो होता है वो व्यक्त करते हुए ये फॉर्म फिलअप करके देना है। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? एग्जैक्टली। पहले चेकलिस्ट में पहला है इंटेंशन होना चाहिए, और इंटेंशन लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मतलब एक नोटिस जैसा कि मतलब हम लोग बेचना चाहते हैं। यस, ये चाहत जो है दैट इज व्हाट इज इंटेंशन। ओके, गॉट इट। या सेकेंड वन है कि फॉर्म ऑफ लेटर ऑफ कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड ट्रांसफरी फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ अ मेंबर ट्रांसफरर टू हिम द ट्रांसफरी द कंसेंट। अगर ये प्रपोज्ड ट्रांसफरी ऑफ द प्रपोज्ड ट्रांसफरी जो है ट्रांसफरर को देता है, दैट इज 20/2, like he is having the consent to take the flat. So directly builder से दिया हुआ है, they don't need this। अगर existing member है दूसरा member को देता है और the body corporate, दोनों का फॉर्म 20/2 दिया जाता है। ओके, जहां तक कि मतलब ये बिल्डर के पास है, मतलब सोसाइटी फॉर्म नहीं हुआ है, तब तो मतलब फॉर्म का जरूरत नहीं, क्योंकि एमसीएस एक्ट यूज करना शुरू होता है जब सोसाइटी फॉर्म होता है। सो बिल्डर जब डायरेक्टली वो सेल करता है, देन वो वाला जो बायर जो है किसी और को ट्रांसफर करना चाहता है, जस्ट he can get into the market and simply sell it because there is no society as such, there is no forms to be used। right, consent मतलब जो बायर जो है जो खरीदना चाहता है उसका भी मतलब ये एग्जिस्टिंग मेंबर बेचना चाहते हैं, मैं एक मैं खरीदार हूँ, मैं आई रियली वांट, आई हैव माय कंसेंट, मतलब मेरा कंसेंट भी है, तो देयर इज एन ऑफर, देयर इज एन एक्सेप्टेंस, मतलब वैसा बोल रहे ताकि वो अग्रीमेंट बन जाए, ऐसा है कुछ? राइट, ये अग्रीमेंट, सी वन मेंबर इज गोइंग आउट एंड अदर मेंबर इज कमिंग इन, सो एक बोलता है आई इंटेंट and second बोलता है I have a consent, मतलब I will take it. One is signed by the transferor, the other one is signed by the transferee. Okay, got it, ma'am. Go ahead. Okay, and a form of application for transfer of shares and interest in the capital property of the society by the transferor. See, इसका क्या डिफरेंस है? फर्स्ट वन वो बोलता है मेरा इंटेंशन, इधर मैं बेचना चाहता हूँ। हाँ, इधर बोलता है फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, आई एम रेडी टू सेल, लाइक आई एम सेलिंग इट, लाइक उसमें क्या बोलता है, इंटेंशन इज डिफरेंट फ्रॉम एप्लीकेशन। दिस एप्लीकेशन हैज some more clauses where it is very minute clauses are coming in that is allowing him to withdraw himself from the society. So this is more of the to the society he is writing. What he is writing is very clearly given in the form. Here also, if it is an individual, it is form 21. If it is a body corporate, it is form 22, and it is signed by the transferor. So these are the things which are given in the form 21 and 22. This is very important form. This application acts as a base for a person to withdraw himself as a member. And then he will not be a member of the society. वो व्यक्त करते हुए ये फॉर्म में लिखा जाता है कि yes, I am ready to even withdraw my membership from the society, क्योंकि this is the consequence, जो नतीजा जो बोलते हैं सेल होने के बाद ये नतीजा होने वाला है। वेरी गुड मैम, गो अहेड। राइट, इसमें और एक क्लॉज भी डाला गया है, अगर बाद में कुछ भी छूट गया, इसका पेमेंट कुछ छूट गया, टैक्सेस कुछ छूट गया,
he is giving a declaration, yes, he is liable for that also. And I think Sudhir sir, हम लोग ऐसा एक केस भी देखा है हमारा क्लाइंट का, क्लाइंट एक्चुअली बेच के चला गया, बाद में सोसाइटी को पता चला देयर आर सम ड्यूज लेफ्ट आउट, फिर इन लोगों ने सेलर को आइडेंटिफाई करके उससे रिकवर किया. ये फॉर्म वो होता है to bind the seller even if he goes back, and in that period agar kuch anything is left out, he is liable for that. Are you saying something indemnity kind of a thing is there in this? No, it is not an indemnity, it is a declaration which is given. Acha, theek hai. Yeah. And the next one is exactly this is the form of application of membership, which is more detailed, and this is to be given by the joint member also, and he has to give the joint member form, nomination form, mortgage form, and the set of index 2 where the government payment is made, stamp duty is made, and also the sale deed, or the sale deed where he has registered with the registrar. So when it is directly from the builder, he will be giving form 2. When it is a resale, he will be giving form 23 and the share certificate. When he is other than individual, he will be giving form 24 and the share certificate. These are the actual checklist for the cooperative housing society. This is a very important checklist, I can say. Each and everything is important, but iske bina ho hi nahi sakta hai. This has to be a part of the checklist when they are processing this application, and this plays a primary role in the processing. Yeah, this 23 and 24 and form 2 will be given by the buyer, right? Because he is a new member. So yeah, new member along with joint member. अगर मतलब ये अगर joint property है कि जो खरीदार है, तो उसका joint applicant जो है वो भी joint applicant का application भी होगा, then nomination होगा. अगर वो बैंक लोन ले रखा है तो mortgage form भी भर के, and index 2 आपने जो बताया, this is the sale deed basically, whatever sale deed through which he has bought the property, that copy, that is index 2, has to be given to the society for, as a new member that he wants to join, and all the set of documents that he is giving. Okay, ma'am, go ahead. Okay. The next one is a form of undertaking to be furnished by prospective member to use the flat for the purpose of which it is allocated. It has to be in the 200 rupees stamp paper. See, if you go to the definition of flat, what is a flat? Flat means it can be a shop, it can be a godown, or it can be a gala, or it can be a flat where everybody residential flat. So in general, flat का definition यही दिया गया है. मगर when a person is buying, किस चीज के लिए use कर रहे हैं? That is very very important. He has to declare that मैंने किस चीज के लिए खरीदी किया, उसके लिए ही I will be using it. So directly from the builder, this is not applicable. If it is a resale, they have to give a declaration in form number 3, so that they don't use it for any other purpose. Okay, this is a more of a declaration that yes, and this has to be given in a 200 rupees stamp paper. आपने लिखा है उसमें. Yes. So this is something a legal document है, legal declaration की मैं जिसके लिए मैं खरीदा हूँ, for example residential, मतलब residential की use करूँगा, गोडाउन जैसे use नहीं करूँगा, and something like that. अगर गोडाउन है, मतलब एक shop है, तो वो commercial use के लिए use करूँगा, residential के लिए use नहीं करूँगा, kind of a thing. Got it. Exactly. The next one is, if a member who is purchasing is a non-earning member, in that case, the law is very clear. Who will be paying the charges? Okay, for that member. So इधर क्या होता है? Directly from the builder, this is not applicable. Whereas the existing managing committee has to take form 4 from the buyer, saying that, or the buyer's person who is dependent on he or she. अगर buyer जो है नॉन अर्निंग है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट तो होगा, उससे फॉर्म लेना चाहिए कि I am responsible to pay the dues of the society because the person who is holding the flat is a non-earning member. So non-earning member, it could be a housewife or a minor, or who all it could be non-earning members, ma'am.
Yeah, मतलब non-earning अगर member may be the person who is retired but not having any pension as an income. This can be done, Okay. as you said. Housewife can be a non-earning member. Anybody who is not getting a regular income. Okay, even minor, because minor is a minor, he is not a earning member. Yeah, minor But is उसका not a minor is a non-earning member. So these are the people who have to give a declaration to अगर whom उनका they नाम are पे अगर lending. खरीदा गया है, मतलब खरीदार उनका नाम पे, मतलब द सेल डीड इज मेड इन देयर नेम एंड Correct. दे हैपन टू बी नॉट अर्निंग, मतलब अगर वो कुछ कमाई नहीं कर रहे, तो जो पे कर सकता है सोसाइटी के लिए क्या है, सोसाइटी मेंटेनेंस जो पे करता है कर सकता है, वो डिक्लेरेशन देना है कि मतलब ही इज अ नॉन अर्निंग मेंबर, मैं जिम्मेदार हूँ मैं पे करने के लिए, ऐसा Right. ऐसा लिख के, वो भी मतलब 200 रुपीज स्टैम्प पेपर में लिख के देने का। ओके, वो Right. नंबर 4, ये आपने बायर अदर देन इंडिविजुअल आपने नॉट एप्लीकेबल लिखा है। मैं तो समझ सकता हूँ बिल्डर का, क्योंकि मेंटेनेंस, अच्छा बिल्डर को भी कुछ मेंटेनेंस होता है ना मैम, बिकॉज जब सोसाइटी फॉर्म नहीं हुआ है, बिल्डर हाँ. भी आजकल में देखने को मिलता है, बिल्डर भी मतलब मेंटेनेंस चार्ज करता है, वो कलेक्ट करता है, तो Correct. उस टाइम पे उसके लिए ये नॉन अर्निंग मेंबर का कुछ क्योंकि एमसीएस एक्ट एप्लीकेबल नहीं है बिल्डर के लिए, मैं समझ सकता हूँ। ये बायर सेलर अदर देन इंडिविजुअल नॉट एप्लीकेबल लिखा है, वो कैसे मैम, उसके लिए कैसे? See, a body corporate, who are all the body corporate? Either it can be central government or state government, private limited company or a public limited company or a trust. ये लोग जो बॉडी कॉर्पोरेट जो है, नॉन अर्निंग हो ही नहीं सकता है ना, इसके लिए उन लोग के लिए नहीं है. अच्छा, ओके, गॉट इट, गो इंडिविजुअल अहेड। कैन बी नॉन अर्निंग बट अदर्स कैन नॉट बी नॉन अर्निंग कैटेगरी. इसके लिए उन लोग का डिपेंडेंट कोई नहीं है, वो खुद कंपनी है. ओके, दैट मतलब बोर्ड हैज टू नाउ मेक श्योर दैट दे आर Yeah, मेकिंग द पेमेंट, they are यस, making the payment. गॉट इट, गो अहेड मैम। Yeah. Next, resignation of a transferor from membership of the society, both important है, directly from the builder not applicable, and simple letter in writing saying that I'm resigning. Resign करने के time वो ये भी देगा कि reason for resigning. So in this case, the reason is sale of flat to the XYZ. That is the reason I'm resigning from the post of the membership of the society. This is very simple letter they have to give. सो एग्जिस्टिंग मेंबर जा रहा है और न्यू मेंबर आ रहा है, उसका तो एडमिशन अभी इससे पहले हमने देखा है, उन्होंने फॉर्म्स पूरा दे दिया है, उसका जॉइंट मेंबर का फॉर्म दिया है, नॉमिनेशन का फॉर्म दिया है, मॉर्टगेज का दिया है, देन नाउ द ओल्ड, आई मीन द ओल्ड मेंबर दैट इज सेलर इज रिजाइनिंग फ्रॉम द सोसाइटी। गो अहेड मैम। यस, उसके लिए कुछ फॉर्म्स नहीं है, खाली सिंपल लेटर आपने बोला है, राइट? Yeah. Next is transfer fee or entrance fee. 100 rupees. Transfer fee is 500 and entrance fee is 100 rupees. If there is a joint holder, joint member, and 100 rupees for those member also. If it is a flat is held by 3 people, then they have to pay 300 plus 500. This is once again, if the builder is selling, they have to pay to the builder. If it is through CHS after the society is formed, they have to pay to the housing society, and this will be kept in the reserve fund. वाई दे हैव टू पे टू द बिल्डर? बिकॉज अभी तक तो हम देखा है कि एमसीएस एक्ट जो है वो लागू नहीं है बिल्डर के लिए, तो ये बिल्डर भी कलेक्ट कर रहा है, तो कलेक्ट करके क्या करेगा मैम? ये 500 रुपये ट्रांसफर फी मैं ये देख सकता हूँ कि सीएचएस के लिए क्यों पे करने का, क्योंकि कुछ प्रोसेस कर रहा है सोसाइटी, कुछ प्रोसेस कर रहा है, अर्लियर Right. मेंबर का जो शेयर्स है ऑलरेडी वही Right. ट्रांसफर करने के लिए कुछ ट्रांसफर फी सोसाइटी के लिए लगता है, बट बिल्डर के लिए भी Correct. क्यों लगता है मैम इसमें? हाँ, तो बिल्डर जो लेता है शेयर मनी का तौर पे रहेगा ये 500. फिर ये पैसा जो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव नहीं तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में जमा करता है. सी दी एक्चुअली द सोसाइटी इज फॉर्म्ड बाय द बिल्डर हु स्टैंड्स एज अ प्रमोटर. फिर उसका शेयर मनी कलेक्ट करना और एंट्रेंस फी कलेक्ट करना जरूरी है. So this is the reason he will take a separate amount from the people who are buying the flat and he will deposit that amount in the bank as a opening challan. Through that only the society is formed through the registrar. ओके, मतलब सोसाइटी अभी फॉर्म नहीं हुआ है, उसका ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटी व्हिच इज नॉट फॉर्म्ड, builder also will collect this money and then he deposits into cooperative bank and that's when he forms. मतलब ये Exactly. फॉर्म करने से पहले जो है ये ट्रांसफर फी, मतलब ये शेयर मनी आपने यूज किया है, शेयर मनी या ट्रांसफर फी वो लेके
वही सोसाइटी का अकाउंट डिपॉजिट करके देता है। वेरी गुड मैम, ओके। ये कभी यूज होता है, आई विल टेल यू, व्हेन द बैलेंस शीट ऑफ द सोसाइटी फर्स्ट टाइम इट इज मेड, this particular pavati where the builder has gone and deposited plays a major role. This along with the bylaw duly signed by the registrar, where he fixes the authorized share capital, and that will be referred as authorized share capital, and the pavati which the builder is giving, that will be acting as a paid up share capital. So that time the auditor will ask for the proof, especially with the first balance sheet. Auditor will definitely ask, otherwise your accounts will not be passed. So the first year जो है when the society is formed and the auditor when he goes through it, ये जो पावती आपने जो बोला है, जो बिल्डर ने डिपॉजिट करके रखा है Right. सोसाइटी में कोऑपरेटिव बैंक में, तो वो पावती इंपॉर्टेंट होता है, बेसिस विच रजिस्ट्रार जो है आपका बैला बुक में अंदर जो है ऑथराइज कैपिटल का जो कॉलम है वो फिलअप करके साइन करके छापा मार के देता है, एंड that would be a permanent feature in the every balance sheet going forward because that's the authorized capital जो फिक्स एक बार करता है रजिस्ट्रार ने, वही अमाउंट रह जाएगा। गॉट इट। Right. ओके, गॉट Right. Next is payment of transfer premium up to 25,000 directly very from the important. builder. Yeah. Directly from the builder it's not applicable, whereas individual और body corporate ये लोग 25,000 पे करना ही है। And ये क्या this मिनिमम है, 20 मैक्सिमम है क्या? मतलब बहुत सोसाइटीज हमने सुना है, देखा है कि 2 लाख भी लेते हैं, ये क्या है मैम? जो थोड़ा इसका समझा दीजिए। हाँ, इसका क्या है, they have told that this particular clause is as per the government notification from time to time. It's very clear, the bylaw says. The bylaw number 38E of 9 says it is as per the government notification from time to time. As of now, the notification says up to 25,000. अगर जनरल बॉडी मीटिंग में वो लोग बोलता है 10,000, then they can take 10,000. अगर वो लोग बोलता है नहीं 25,000 मैक्सिमम कैप है, उतना ही लेना है। और बाइला ये भी बोलता है इसके अलावा इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन और इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर मोड, नो मनी टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द बायर और द सेलर इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फ्लैट। सो मैक्सिमम लिमिट इज 25,000, इसके ज्यादा नहीं हो सकता है। तो डोनेशन के तौर पे भी आपने बोला है कि ये आपने 38E एंड 9 में आप साफ लिखा है, बोल रहे हैं आप कि एनी अदर फॉर्म, एनी अदर मोड पर न सेक्रेटरी, ना चेयरमैन या ट्रेजरर एनी मेंबर कैन डिमांड फ्रॉम आइदर बायर और सेलर, एंड इवन इफ द डिमांड बायर और सेलर need not be not obliged to pay because bylaw is very clear. Okay ma'am, go ahead. So Yeah. it is applicable in both the cases. Okay, acha, other than individual also he has to pay. I mean the company has to the pay, body yes. corporate also has to pay this transfer premium of 25,000 rupees. ये क्या करते हैं सोसाइटी के लिए, कैसे मतलब ये प्रीमियम, what is the concept of this 25,000 premium? मतलब ये I don't know what it is. Why should a buyer or a seller pay to the society? ये क्या करते हैं? I mean ये मनी कहाँ जाता है, क्या है? ये मनी एक्चुअली रिजर्व फंड में रखा जाता है। दे कैन यूज इट फॉर बिल्डिंग रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर्पस। ये रिजर्व फंड में जाएगा, फिर वो ये पैसा टच करने के पहले उसको एजीएम का अप्रूवल चाहिए, बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डेली एक्सपेंसेस। रिजर्व फंड जो है रिजर्व में रखा जाता है। आई डोंट नो, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। अगर ये लोग सेल करता है, उन लोग का प्रीमियम में सेल किया होगा। अगर एक फ्लैट लिया एंड यूज करके सेल करता है तो उसको थोड़ा वो 25,000 लिमिट लगा है, where the society need to be taken, I think, for processing and everything. So this reserve में रखा जाता है। So that is the reason. Is it something like sharing of a profit? Because हमने लास्ट टाइम भी ये भी देखा है, NOC, that is नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस। अगर कोई मेंबर भाड़े पे देता है, राइट, रेंट आउट करता है, उसको 10% ऑफ सर्विस चार्जेस, लास्ट टाइम आपने बताया सर्विस चार्जेस एक्स्ट्रा पे करना होता है एज नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस। अगर जब सेल कर रहा है, डेफिनेटली यू वुड हैव मेड प्रॉफिट। ओके, अगर जैसे कि हमने जैसे एक एग्जांपल लिया है, 10 पे लिया है, 15 पे बेच रहा है, उसको 5 लाख का तो उसको प्रॉफिट आएगा, उसमें से खाली 25,000 मैक्सिमम जो है वो सोसाइटी को देना होता है, ऐसे इसीलिए उसको प्रीमियम बोल सकते हैं। ये ऐसा इंटरप्रिटेशन हम लोग नहीं दे सकता है, क्योंकि लॉ में ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए हम लोग लेके आया करके।
क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आप 12 लाख में खरीदा 10 लाख में बेचा, फिर ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि नहीं नहीं मेरा 2 लाख का नुकसान है सो आई एम नॉट गोइंग टू पे। सो ओके द लॉ इज वेरी क्लियर, ट्रांसफर बाय सेल होगा तो ये पे करना है। किस तौर पे किया हम लोग इंटरप्रेट कर सकता है, मगर वो हमारा इंटरप्रिटेशन हमारा व्यू होगा, बट कानून ऐसा कुछ नहीं बोलता है। ओके मैम, गो अहेड। Okay. Okay. Next, very important is, the plot is owned by either SIDCO or MADA or SRA, wherever they are applicable. अगर नवी मुंबई होगा तो SIDCO, अगर स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी अगर वो लोग तोड़ के किया तो they are the authorities or the MADA. Okay. The transfer of ownership in their record is very very important. एंड इसमें दो चीज होती है, एक है कन्वेयंस, एक है नॉन कन्वेड प्लॉट। अगर कन्वेड प्लॉट है क्या होता है, उन लोग का रिकॉर्ड्स में ईच एंड एवरी मेंबर, ईच एंड एवरी फ्लैट, ईच एंड एवरी फ्लैट ओनर का डिटेल्स उनको को रिकॉर्ड में it is already there at the time of conveyance. If it is a conveyed plot, then they have to submit relevant papers to the authority and get the name changed in the records of the respective authority. This is very important. And agar if it is directly from the builder, actually conveyance का time में करना चाहिए, whereas existing member, either it's an individual or a body corporate, this process has to be undergo. बाद में हम लोग देखा जाएगा कि इसका importance क्या होता है। तो आप बोल रहे मतलब आप बोल रहे अगर सोसाइटी फॉर्म हुआ है लेकिन कन्वेंस नहीं हुआ है, तब तो सिडको ट्रांसफर की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिडको नहीं आएगा। जब कभी उसका कन्वेंस होगा वो टाइम पे जो भी मेंबर्स है वो लिस्ट तो जाएगा सिडको को, तो तब तो सिडको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं अगर कन्वेंस नहीं हुआ है। आप जो बोल रहे हैं, जैसे मुझे सुनने में आ गया है कि अगर कन्वेंस हो रखा है तब तो जो नया मेंबर जो है तो वो ओल्ड मेंबर का नाम निकाल के उसका नाम चढ़वा के सिडको रिकॉर्ड्स में वो एक सर्टिफिकेट लेके इसमें सोसाइटी को देना है। अगर कन्वेंस नहीं हुआ है तो नो प्रॉब्लम, मतलब ये सिडको ट्रांसफर की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी कन्वेंस नहीं हुआ है। इज दैट राइट मैम? राइट। सी अभी फॉर एग्जांपल वी आर इन वाशी, ओके, वाशी में एक प्लॉट नंबर 100 है। अगर कन्वेंस हो गया तो ही वो उधर फॉर एग्जांपल 40 मेंबर्स है, कन्वेंस होने के बाद ही 40 मेंबर्स का नाम सिडको में जाता है। नहीं है तो वो प्लॉट पूरा किसका नाम पे है? इफ इट्स अ टेंडर प्लॉट it is a name of SIDCO, if it is in a Gautam plot it is a name of the village people. So जब तक conveyance of the land in the society name नहीं होता है, individual record it is not available with the competent authority. So that is why it is very clearly told जिधर conveyance हुआ है this process is compulsory. Yeah, before that Sudhindra sir, the next item is the disposal of transfer of application. इसके पहले जाने के पहले हम लोग इसको रिकैप करेंगे ताकि एवरीबॉडी आर गेटिंग एक्चुअली व्हाट आर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स व्हिच दे आर सपोज्ड टू गिव। सर आप रिकैप कर सकते हो। ओके, जैसे कि हमने देखा है अभी तक, एक तो पहला चीज है जो एग्जिस्टिंग मेंबर है अगर वो रीसेल करना चाहता है, रीसेल करना चाहता है तो पहला उसका व्यक्त करेगा उसका इंटेंशन, दैट इज व्हाट इज फॉर्म नंबर 21, तो वो करेगा। अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, इंडिविजुअल एग्जिस्टिंग मेंबर जो है वो दोनों यही फॉर्म यूज करते हुए उनका इंटेंशन जो है व्यक्त करते हैं कि मैं सेल करना चाहता हूँ। देन उसके साथ ही साथ एक लेटर ऑफ कंसेंट भी वो बायर जो है, द प्रपोज्ड बायर जो है वो भी फॉर्म नंबर 20 ऑफ 2 वो लिख के देता है कि यस वो सेल करना चाहता है, मैं बाय करना चाहता हूँ, मैं खरीदना चाहता हूँ करके वो कंसेंट देता है। एंड अप्लीकेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ये तो सेलर जो है अभी लिख के देता है कि यस नाउ आई एम सेलिंग दिस, अभी एक इंटेंशन था पहला, अभी अब ये सेल कर रहा है। वो अगर एग्जिस्टिंग मेंबर है 21 फॉर्म यूज करता है, अगर बॉडी कॉर्पोरेट है 22 यूज करता है। देन ये सेल किया है, मतलब वो व्यक्त करते हुए इट्स नॉट इंटेंशन बट आई एम सेलिंग, वो डायरेक्टली बोल रहा है मैं सेल कर रहा हूँ। तो ये ट्रांसफर मेरा टाइटल जो है जो प्रॉपर्टी राइट्स है वो मैं इसको मिस्टर एबीसी को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। अभी एबीसी एंट्री हो रहा है मेंबरशिप फॉर्म फ्रॉम द बायर, तो मेंबरशिप फॉर्म वो जो नया बायर जो है वो लेके आ रहा है। अगर बिल्डर के साथ है तो फॉर्म नंबर 2 देगा,
Then if it is a existing member, it is a Form 23 plus share certificate, and body corporate Form number 24 plus share certificate देगा, क्योंकि वो जो सेलर से लिया होता है वो वाला दे रहा है इधर सोसाइटी को। देन फॉर्म ऑफ अंडरटेकिंग, यूज ऑफ फ्लैट, मतलब जिसके लिए हमने जो देखा है कि जिसके लिए जो फ्लैट का डेफिनेशन हमने बहुत अच्छी तरह बताया है कि फ्लैट कुड बी लाइक रेजिडेंशियल यूनिट हो सकता है, गोडाउन हो सकता है, देन शॉप हो सकता है। तो अगर शॉप है तो मतलब शॉप के लिए मैं यूज करूंगा, और इसके अलावा मैं दूसरे जो चीज के लिए मैं यूज नहीं करूंगा, जैसे कि रेसिडेंशियल है तो खाली रेसिडेंशियल के मैं यूज करूंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं यूज करूंगा। एक डिक्लेरेशन की, ताकि मतलब ही इज वेरी क्लियर, जिसके मतलब ये नहीं बोलना कि मुझे तो मतलब रेसिडेंशियल लिया, मेरे को हमें अभी गोडाउन जैसा कन्वर्ट करना है तो मेरा मर्जी है, तो नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाट इज अंडरटेकिंग, वेयर द बायर विल हैव टू, द न्यू बायर जो आ रहा है मेंबर बनकर, वो लिख के देता है कि जिसके लिए मैंने खरीदा है उसी यूज के लिए मैं यूज करूंगा, वापरूंगा। इफ ओनर इज ए नॉन अर्निंग मेंबर, यस वी हैव सीन दैट, अगर नॉन अर्निंग मेंबर मतलब अगर उसका इनकम नहीं है, कुछ आमदनी नहीं है उसके लिए, तो ये जो जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेनेंस पे करने का, वो लिख के देगा कि ये ओनर जो है एक्चुअल मे बी हाउस वाइफ हो सकता है, या रिटायर्ड पर्सन हो सकता है, उसका पास कुछ पेंशन नहीं है, या कुछ माइनर हो सकता है, लेकिन उनका ऑन बिहाफ ऑफ हिम, ओके, सिंस ही इज नॉन अर्निंग, आई एम रेडी टू पे करके, जो भी है जो सामने आ सकता है उससे वो फॉर्म ले सकता है, मतलब लेते हैं सोसाइटी ने फॉर्म नंबर 4, राइट। इन द केस ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट वो नॉट अप्लीकेबल है, बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक नॉन अर्निंग कॉर्पोरेट तो हो ही नहीं सकता, ओके। देन द नेक्स्ट इज द एग्जिस्टिंग मेंबर विल रिजाइन फॉर्मली, कि रिजिग्नेशन देता है, ये सिंपल लेटर है जैसे कि मैम ने बताया है। Then the new member has to pay the transfer fee of 500 rupees and entrance fee of 100 rupees. ये entrance fee है, जितना members है उतना 100 rupees होगा, transfer fee एक ही होगा 500 rupees। transfer fee जो है, अगर तीन members है, so there are 3 people in the same lead, so 3 into 100 300 rupees pay करेगा। and there is a transfer fee premium भी हमने देखा है, ये एक वन टाइम पेमेंट है, तो ये मुझे मालूम नहीं है, मैम से पूछने का, कौन बायर देगा सेलर देगा मुझे मालूम नहीं है, बट दिस इज वी विल जस्ट आस्क मैम व्हाट इट इज, बट मैक्सिमम अमाउंट है 25,000 रुपीज, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। यस, सोसाइटी कैन मेक एंडोर्स इन देयर एजीएम की ट्रांसफर प्रीमियम 10,000 भी हो सकता है, 15,000 हो सकता है, 20,000 हो सकता है, बट 25,000 से ऊपर नहीं हो नहीं सकता। अगर सोसाइटी भी एंडोर्स किया गया है एजीएम में, फिर भी वो लागू नहीं है, बिकॉज ये नाकानूनी है। 25,000 रुपये से ज्यादा नहीं हो सकता है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये मतलब ये बोला है कि अगर ये क्या बोलते हैं, प्लॉट कन्वे हुआ है सोसाइटी के नाम पे, तब ये जो न्यू बायर है वो सिडको में जाके उसका नाम जो है उनका नाम पे चेंज करवा के वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में, दैट इज सिडको में, और आना है। अगर मुंबई में और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र माड़ा है, अगर स्लम डेवलपमेंट है, देन एसआरए के पास जाके उनका नाम जो है चढ़वा के वो सर्टिफिकेट लेके सोसाइटी को देना है, ताकि वो सोसाइटी के अंदर और सोसाइटी के बाहर भी वो हकदार बन सकता है। नहीं तो वो अगर वो ट्रांसफर नहीं किया गया है, आप तो इधर हकदार बन गए हैं, मतलब सेल परचेज किया है, लेकिन सिडको के रिकॉर्ड्स में अभी भी सेलर का नाम ही है, तो when you want to really sell that you will not have rights, because सिडको बीच में आ जाएगी, तो आप कौन हो, आपका नाम तो नहीं मेरे पास, तो आपने चढ़वाया नहीं आपका नाम मेरा रिकॉर्ड्स में, तो वो ट्रांसफर करने में दिक्कत होगा उसको। इसके लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो जो बायर जो है, he has to really get this name changed in the records of the competent authorities, and then bring a certificate and give it to the society। मैम ये बता दीजिए, ये शेयर प्रीमियम जो है, ये कौन बायर देना है, सेलर देना है, कौन? See, actually, this is between the buyer and seller, how they talk to each other. They can either pay 50-50%, or they can pay and they can keep the margin in their deal, whatever it is. because society का तारीफ से एक 25,000 आना जरूरी है। कोई केस में बायर बोलेगा मैं पे कर लाती हूँ, कोई इसमें सेलर बोलेगा मैं पे करता हूँ, कोई बोलेगा आप 12.5 मुझे दे दो, मैं साथ में पे करता हूँ। दिस इज
ये सोसाइटी हक से किसको पूछेगा? तो मेरे ख्याल से खाली मेंबर को, मतलब जो एग्जिस्टिंग जो सेल कर रहा है उसको ही पूछेगा, क्योंकि बायर अभी तक वो रिलेशनशिप नहीं है जो बाय कर कर मेंबर बनकर आ रहा है। उससे पहले ये शेयर प्रीमियम जो है, मेरे ख्याल से, मेरे तरफ से, आई मे बी रॉन्ग बट यू नीड टू क्लैरिफाई, जो मेंबर सेल कर रहा है उससे मांगेगा कि आप शेयर मतलब ट्रांसफर प्रीमियम आपको पे करना है। तो वो सेलर का अंडरस्टैंडिंग है बायर से कितना लेगा, 0 लेगा और आधा लेगा और पूरा उससे लेगा, वो इट इज बिटवीन बोथ द बायर एंड सेलर। Between both the buyers, and it will be coming along with, I think it is more of a transferor should be giving the 25,000. That is a seller. Okay, got it. Yeah, seller should be giving. Yeah, recap is done. Go ahead, ma'am. Yeah. Yeah, now we are coming to the main part. Sir, अभी इतना देर देखा कि क्या पेपर्स रिक्वायर्ड है, अभी एग्जैक्टली मैनेजिंग कमिटी ने क्या करेगा ये पेपर्स को लेकर। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुधींद्र सर, आपको कुछ बोलना है ये चालू करने के पहले? तो मतलब आप बोल रहे हैं अभी तक एक प्रोसेस हमने देखा है, एक स्ट्रक्चर है, ढांचा जो है हमने बनाया है, सेल कैसा हो सकता है, सेल में क्या क्या कौन कौन पार्ट है, मतलब एक बिल्डर आ गया, एक बायर आ गया, एक सेलर कुड बी नॉर्मल मेंबर और कॉर्पोरेट बॉडी, ये देखा है। देन सिडको भी आ गया, एक और एक पात्र है उसका भी, मतलब क्योंकि वो लैंड ओनर है, वो खाली लीज पे दे सकता है, लीज होल्ड है, फ्री होल्ड नहीं है। पूरा महाराष्ट्र में आप देखा जाए तो नवी मुंबई में सिडको है, देन माडा है, देन एसआरए है, ये सब हमने देखा है। खासकर अभी सोसाइटी को क्या करना है, तो सोसाइटी क्या है, वो मैनेजिंग मतलब कमेटी बैठा है, उसको जब एप्लीकेशन आता है तो उसको क्या कैसे प्रोसेस करना, इज व्हाट आई अंडरस्टैंड बाय रीडिंग द ऊपर जो लिखा है, डिस्पोजल ऑफ ट्रांसफर एप्लीकेशन बाय मैनेजिंग कमेटी, ये सोसाइटी को जो करना है। यस मैम, गो अहेड। या इसके पहले मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि हम लोग को लगता है दैट मैनेजिंग कमिटी का काम इजी है। नो, इट इज नॉट इजी। जो भी मैनेजिंग कमिटी बन के उधर बैठा है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी वेरी, आई कैन से इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग पहले ही देखा, दे आर नॉट पेड फॉर इट, it's a thankless job. दूसरी चीज है, I request all the members to support the managing committee, and when it comes to this processing, they are standing on behalf of the government. वो they actually processing the law in their hand, and ये process उन लोग का हाथ में है, and उन लोग को very carefully करना है with the process flow in place. So सबका responsibility उधर बढ़ गया है, especially when it comes to transfer of flat. It's very important thing. Each and every committee will be making the process, and छोटे छोटे लेटर है, एनओसी दे दो फॉर द पासपोर्ट एंड इसका लोन का एनओसी दे दो, those things are small, but the major application will be for disposal of transfer application by the managing committee. First one क्या बोलता है, committee cannot refuse the application for membership for transfer of shares as per bylaw number 39 of B. The committee cannot refuse any application. They can reject, but they cannot refuse. When they can refuse, only if they are finding any reason which is beyond that they cannot process it, only then they can refuse. Next one is secretary to acknowledge every application received as per bylaw 63A. Secretary ने एक जरा मेंबर लेने के टाइम में एक जेरोक्स के साथ देगा, उसमें रिसीव्ड और डेट और उसमें स्टैम्प, सील एंड सिग्नेचर होना चाहिए। फिर स्क्रूटिनाइज करेगा। स्क्रूटिनाइज में क्या होगा कि हम लोग जितना भी लिस्ट है उसके साथ चेकलिस्ट बना के पूरा टिक करेगा। टिक करने के बाद इंटीमेशन टू द मेंबर इन केस ऑफ एनी शॉर्टकमिंग विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर वो उस मेंबर को बोलेगा आपका ये कमी है, यू प्लीज कम एंड गिव इट टू अस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या शॉर्टकमिंग है उसको बोलने का है। नेक्स्ट, प्लेस द एप्लीकेशन in the immediate next managing committee meeting or AGM as the case may be and take the decision thereon. अगर AGM नजदीक में है, AGM तक वेट कर सकता है, नेक्स्ट मैनेजिंग कमिटी में वो चेकलिस्ट के साथ इसका प्रोसेसिंग के लिए रख सकता है। फिर क्या करेगा, एमसीएम हो नहीं तो एजीएम हो, मिनट्स तो होगा, सो वो डिसीजन जो भी है वो मिनट करेगा। फिर
decision of the committee to be intimated to the member within 15 days of such meeting as per 63G. अगर रिजेक्ट किया तो मेंबर को बोलना है रिजेक्ट कर लिया, अगर एक्सेप्ट किया तो मेंबर को बोलना है एक्सेप्ट कर लिया. If no intimation is made to the member in 3 months and the member is deemed to be admitted, अगर मैनेजिंग कमिटी बोला हम लोग के पास टाइम नहीं है और हम लोग प्रोसेस नहीं किया, फिर इट इज इन द हैंड्स ऑफ द मेंबर. मेंबर कैन वेरी वेल से, अगर आप 1 जुलाई को दिया और जुलाई अगस्त सितंबर 1 अक्टूबर को ही कैन से आई हैव बिकम अ मेंबर, क्योंकि आई एम डीम्ड मेंबर नाउ, आपसे कुछ इंटीमेशन ही नहीं आया. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेंबर को इंटीमेट करना. If any transfer made contravention to the law, it is void. अगर किसी ने wrong decision ले लिया and if there is any malpractice done, then the पूरा transfer becomes the void. So this is what the process is. The process is very simple if it is followed meticulously, and there is no complication at all if you see, but all the process in each and every stage plays its important role. तो आप पहली चीज आपने बताया कि मतलब ये देखना और रिफ्यूज एंड रिजेक्ट, तो मेरे लिए तो दोनों एक ही है, क्योंकि मतलब नतीजा जो है वो मेंबर का ये नहीं हो रहा. लेकिन आप बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया है. जो रिफ्यूज मतलब एप्लीकेशन लेने में, रिफ्यूज मैं नहीं लेता हूँ ऐसे तो नहीं बोल सकते, लेना है, लेके उसको प्रोसेस करना है. अगर कुछ कमियां है तो 15 दिन के अंदर अंदर उसको मेंबर को बोलना है कि बस आपने ये नहीं दिया, फॉर एग्जांपल इंडेक्स 2 नहीं दिया है, आपने नॉमिनेशन फॉर्म नहीं दिया, वट एवर इज दैट, राइट, वो सब बोल लिख के देना है, राइट. देन मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग में या एजीएम में रखना है. जो भी डिसीजन जो कमिटी लेता है, मैनेजमेंट कमेटी और एजीएम, वो वाला मीटिंग के बाद 15 दिन के अंदर अंदर फिर से उसको मेंबर को देना है. अगर मीटिंग होने के बाद 3 महीने तक उन्होंने कुछ इंटीमेशन नहीं दिया है, तब जो है जो मेंबर जो है वो डीम्ड मेंबर, मतलब वो बोलने की जरूरत नहीं सोसाइटी, मतलब क्योंकि 90 डेज टाइम दिया है कमिटी को जो बोलने के लिए, वो बोला नहीं तो वो डीम्ड मेंबर बन गया है. एंड यू सेड लाइक एनी ट्रांसफर मेड इन कॉन्ट्रवेंशन टू द लॉ इज वॉइड. ऑब्वियसली अगर लॉ के तहत अगर नहीं है तो वो तो वॉइड ही होगा. तो इसमें मैं ये देख रहा हूँ इम्पोर्टेंट फर्स्ट चीज जो है, नो द सेकंड पॉइंट जो है, जो एक्नॉलेजमेंट जो बोला आपने, दैट इज 63A के मुताबिक, राइट, वो बहुत महत्वपूर्ण है. क्योंकि अगर डीम्ड मेंबर बनना है 90 डेज, राइट, तो उसका एक्नॉलेजमेंट उसके साथ होना है कि मैंने ये एप्लीकेशन मैंने दिया है, ये डेट पे मैंने दिया है. तो ये इम्पोर्टेंट है फॉर अ मेंबर, द न्यू मेंबर, टू गिव application. When he gives, he should take one acknowledgement, keep on in his records, because that plays an important, as I understand, as I see your slide, इसमें ये जाहिर होता है कि मतलब that's the only way that the member can prove that yes, अभी 3 महीने हो गया है, आपने you are not reverted to me, what happened to it, and now I am a deemed member. He can say that because 15 दिन के अंदर अंदर कुछ कमियां है तो नहीं आया है, तो it is believed that they have put up through the meeting, like कमिटी मीटिंग हुआ है, उसका डिसीजन लिया है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि ये deemed to be an admitted deemed member है. I really get that, ma'am. Go ahead. ओके, नेक्स्ट इज, अच्छा इसमें और एक चीज भी है, ये पूरा प्रोसेस में ये आपने सही बोला, ये पॉइंट नंबर 2, इट्स फॉर द मेंबर, ओके, इन द मेंबर साइड. नहीं, कमिटी साइड के लिए क्या है, आप ईच एंड एवरी फॉर्म देखा जाएगा तो इट विल ऑल बी इन फेवर ऑफ द कमिटी ओनली, क्योंकि ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी जो भी डिक्लेरेशन देता है, they are taking it, they are owning the responsibility for whatever transaction it is happening. So कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि the chairman or secretary is made responsible inside of the transfer. Only for admission of the member the committee is responsible. मतलब आप बोल रहे हैं कि जो ट्रांजैक्शन है सेल एंड परचेज, उसमें कुछ भाग नहीं है उसका सोसाइटी का, खाली वॉट एवर इज देयर जो वैल्यू है, कैसे कहाँ किया है, कहाँ रजिस्टर किया, कब किया है,
That's all immaterial for the society. No. What forms they give, okay, now the new member आ रहा है, old member जा रहा है, उसका resignation दिया है, now Right. इसका admission form दिया है, that's all. We are just, I mean, the committee is limited to only that. ये Yes. एक गया और दूसरा एक आया है, उसका बराबर है कि नहीं कि वो देखने का. That is Correct. index number 2 है. That is an indication that ये सब रजिस्टर ऑफिस में ये रजिस्टर हुआ है, सेल डीड. Now this Right. is a proof that yes, yes, what you call, ये फॉर्म जो है वो दिया गया है. I got that, ma'am. Go ahead. नेक्स्ट प्रोसेस फॉर एडमिशन. अभी क्या देखा हम लोग, सेट ऑफ फॉर्म्स देखा, देखने के बाद उसको कैसा प्रोसेस कर डिस्पोज करना क्या है वो देखा. अभी मान लो उसको लेटर चला गया, किसको, दी बायर को, मगर मेंबर एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है. द प्रोसेस फॉर एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर इन केस ऑफ ट्रांसफर बाय सेल. फर्स्ट थिंग क्या करना है उन लोग को कि सिडको में वो लोग, सिडको, माडा और एसआरए, द कंपीटेंट अथॉरिटी का नाम उधर जाके उसका फ्लैट का नेम चेंज किया कि नहीं, वो लेटर चाहिए, क्योंकि दैट लेटर प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल. ये आपने बोला है इफ कन्वेंस हुआ है तो. करेक्ट. अगर कन्वेंस नहीं हुआ तो लेटर इज वेरी वेरी जरूरत इंपॉर्टेंट. नहीं, इसकी जरूरत नहीं है. ओके, गॉट इट. क्योंकि उधर रिकॉर्ड ही नहीं है तो इन लोग का कुछ उधर देख के फायदा ही नहीं है. फिर Correct. उसके बाद अपडेट आईजे शेयर रजिस्टर, नॉमिनेशन रजिस्टर एंड द शेयर सर्टिफिकेट के पीछे उसका न्यू मेंबर का नाम आएगा. नेक्स्ट, इश्यू ऑफ फॉर्म 26 टू द इनकमिंग मेंबर साइंड विद द सेक्रेटरी कंफर्मिंग एडमिशन इन टोटो. फॉर्म नंबर 26 बायलॉ बुक में दिया है, फॉर्मेट है, वेयर दे आर इनवाइटिंग द न्यू मेंबर. फिर इसके बाद क्या करेगा, सेक्रेटरी लेटर देने के बाद नेम बोर्ड में नाम चेंज करेगा. फिर ongoingly bill उसका नाम पे ही जाना चाहिए. So completes the process of admission of a member in case of transfer by sale. ओके, अगर कन्वेंस हुआ तो देन डेफिनेटली सिडको का जो नेम चेंज लेटर जो सिडको देता है वो भी उनके पास है कि नहीं, कि अगर नहीं तो उसको बोलना है आप चेंज करवा के लेके आ जाइए. तो ये एक डाउट है, अगर कन्वेंस हुआ है सोसाइटी को, Right. तो ये सिडको का कंफर्मेशन जब तक नहीं आता है तब तक मतलब आगे जाके सोसाइटी ये आईजे रजिस्टर में अपडेट करना, तो ये सब आगे का प्रोसेस तो नहीं हो सकता है, क्योंकि सिडको कंफर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अगर कन्वेंस हुआ है, एज आई अंडरस्टैंड. Yes. See, the सिडको कंफर्मेशन का बिना, माडा का, एसआरए का कंफर्मेशन का बिना, you cannot change the name in the records of the society. ओके, क्योंकि मतलब ये कन्वेंस हुआ है तो जब तक उधर नहीं चेंज होता है देन डेफिनेटली इज दैट लाइक जो भी सिडको में है इट हैज टू मैच सोसाइटी में जो रिकॉर्ड्स है, इट हैज टू मैच विद सिडको रिकॉर्ड्स, ऐसा कुछ है? क्योंकि कन्वेंस हो गया है, ऐसा कुछ है? नहीं, रिकॉर्ड्स मतलब सी फॉर एग्जांपल ये नाम कैसा सिडको का नाम पे जाएगा, ओनली ऑन सीइंग द इंडेक्स टू सिडको का नाम उधर जाएगा. फिर वो लेटर देगा, फ्रॉम दिस बेस्ड ऑन दीज रिकॉर्ड्स वी हैव कंफर्म्ड द नेम ऑफ द मेंबर हैज बीन चेंज्ड करके दे विल गिव अ लेटर ऑन द सिडको लेटर हेड और ऑन द माडा लेटर हेड. ओके, उसके बाद ही मतलब सोसाइटी का रिकॉर्ड्स में आईजे रजिस्टर एंड नॉमिनेशन ये सब बदली होगा, और नेम बोर्ड में भी उसका नया मेंबर का नाम चढ़ेगा, और आगे जाके जो मेंटेनेंस बिल्स होता है वो भी नए मेंबर का नाम पे दे सकता है, क्योंकि ये कन्वेड सोसाइटी है, कन्वेंस हो गया है, तो सिडको का लेटर वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आगे का प्रोसेस नहीं हो सकता. इज दैट राइट मैम? The competent authority should know that this person has purchased the flat and this person's record has been entered in our books. So this is very important.